हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 3 ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस आंसर राइटिंग। हम लोग इसमें पॉलिटी के जो मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको कवर कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के जो मेंस में पीवाईक्यूज पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस और एंटी डिफेक्शन लॉ। इनसे रिलेटेड दो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम इन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजंस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस पे आया था वो 2018 में आया था। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और क्या कंसिक्वेंसेस हैं इसके जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो फोर्स में रहता है। मीन्स जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू रहती है तब तक उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, और सेकंड क्वेश्चन है कि इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, और ये क्यों लगाया जाता है। इसका मेन एम होता है कि जो हमारे नेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कब प्रोक्लेम करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर वो सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो क्रेडिट है इंडिया का या फिर इंडिया के किसी पार्ट का वो थ्रेटन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं। जो 38th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 के अंदर, उसने प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को कंपलसरी कर दिया था, और उससे पहले इसको दोनों हाउसेज़ के थ्रू, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ हैं उनके थ्रू इसको अप्रूव किया जाना चाहिए विद इन 2 मंथ्स, और ये तब तक ऑपरेट रहेगा जब तक कि इसको रिवोक ना किया जाए। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। तो सबसे पहला तो ये कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल है वो स्टेट्स में आ जाता है, कि जो यूनियन है वो इश्यू करेगा डायरेक्शंस टू स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड है जो सैलरीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर करते हैं रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन जो कि किसी भी स्टेट में या फिर यूनियन में सर्व कर रहे हैं। दूसरा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड है जो यूनियन है उसका कंट्रोल आ जाते हैं स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं, उनके मनी बिल हैं और जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं वहाँ पे। और फोर्थ है सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, कि ये स्ट्रेंथन कर देता है फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को फॉलो करते हैं। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रेसिडेंट रूल को लेके पूछा गया है। प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल 356 इसके बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से जो आर्टिकल 356 है वो कम अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कम यूज कर रही है आफ्टर मिड 1990s। तो मैंने स्टार्ट किया आर्टिकल 356 से, कि जो हमारा आर्टिकल 356 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करे स्टेट के अंदर, और ये एक कंटेंटियस प्रोविज़न रहा है, लेकिन इसका 125 टाइम्स से भी ज़्यादा इसका इन्वोकेशन हो चुका है। और ये चीज़ें दिखाती है जो कि अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये एक डेड लेटर है। अब क्या लीगल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आर्टिकल 356 की रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी में। तो लीगल फैक्टर्स में आएंगे आपके जो सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट रही हैं वो, और जो कमीशंस ने जो रिकमेंड किया है वो सभी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो पहली जजमेंट है जो कि 1994 में थी, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पावर है अंडर आर्टिकल 356 उसको स्पेयरिंगली यूज़ किया जाना चाहिए, और सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर जहाँ पे जेन्युइन ब्रेकडाउन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। सेकंड है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी थी प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन को, जब उन्होंने जो स्टेट असेंबली ऑफ बिहार
इन 2005 को जो डिजोल्व किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। थर्ड केस हुआ था नाबाम रेबिया केस 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है अंडर आर्टिकल 163 वो लिमिटेड है, और उसकी जो चॉइस ऑफ एक्शन है वो आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए और ना ही वो फैंसीफुल होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैंने सरकारी कमीशन के बारे में लिखा है कि सरकारी कमीशन ये रिकमेंड करती है कि जो आर्टिकल 356 है वही सेम, इनकी भी वही जजमेंट थी जो कि SR बोम्मई केस ने बोला था कि इस आर्टिकल का यूज़ स्पेयरिंगली किया जाना चाहिए और एज ए लास्ट रिसोर्ट इसका यूज़ होना चाहिए। और जो सजेस्टेड मैकेनिज्म है या फिर इसके जो भी अल्टरनेटिव मेजर्स हैं, पहले उनका यूज़ देखना चाहिए कि क्या हम पहले उनको यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस आर्टिकल। तो ये तो थे कुछ हमारे लीगल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356। तो सबसे पहला है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी एमर्ज होने लग गई थी सेंटर में, और कोएलिशन गवर्नमेंट में बेसिकली आपको ज़्यादा कंसेंसस या फिर कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आपको टाइम लगता है अमंग डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टनर्स। तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर रहा है। दूसरा ये है कि रीजनल पार्टी जो है उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने लग गया था स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकली रिस्क बढ़ गया था टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्री, जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश में अराइज हो गई थी। ऐसे ही काफ़ी सारी स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज़ इंक्रीज करने लग गई थी, इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया था। थर्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू जो कि हमारा जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये शो करता है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर रहा है जिसकी वजह से जो आर्टिकल 356 है उसका एप्लीकेशन कम हो गई है। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे कि नीति आयोग और GST काउंसिल। और फिफ्थ वो प्रेसिडेंट का एक्टिव रोल ही रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट के टाइम में ये हुआ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट का जो रोल है वो काफ़ी एक्टिव रहने लग गया है। जैसे 1997 के टाइम पे जो प्रेसिडेंट KR नारायण थे, उन्होंने कैबिनेट का जो रिकमेंडेशन थी टू इम्पोज डायरेक्ट सेंट्रल रूल इन उत्तर प्रदेश, उसको रिटर्न कर दिया था। सेम ऐसे ही 2005 के टाइम पे जब हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, तो उन्होंने भी कैबिनेट के एक डिसीजन को रिवर्स कर दिया था। तो ये हमारे प्रेसिडेंट की एक्टिव रोल को शो करते हैं, और ये पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स थे जो कि ये दिखाते हैं कि आर्टिकल 356 का जो एप्लीकेशन है वो कम क्यों हो गया है। और देन मैंने कंक्लूड किया है कि जो डिक्रीज्ड यूज है आर्टिकल 356 का बाय यूनियन गवर्नमेंट, वो सिग्निफाई करता है इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस एंड ए डेडिकेशन टू अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फेडरल हार्मनी। तो इमरजेंसी की जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ पे आते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 2013 में और दूसरा क्वेश्चन 2019 में, और दोनों ही क्वेश्चंस सिमिलर हैं। दोनों क्वेश्चन में बात कर रहा है। पहले हम 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि जो रोल है इंडिविजुअल MPs का, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो डिमिनिश हो गया ओवर द ईयर, और इसकी वजह से जो हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट थी ऑन पॉलिसी इश्यूज वो यूजुअली विटनेस नहीं की जा रही है। How far can this be attributed to the anti-defection law which has legislated but with a different intention? तो क्वेश्चन में पहले एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो हमारे इंडिविजुअल MPs हैं उनका जो रोल है वो ओवर द ईयर्स कम हो गया है, और उसकी वजह से जो पॉलिसी इश्यूज़ पे जो हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होनी थी वो अब नहीं हो पा रही हैं। तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ को कहाँ तक इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ को एक डिफरेंट इंटेंशन के लिए लाया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियन है उनका जो रोल है एज द नेशनल लॉ मेकर वो कम हो गया है, विच इन टर्न हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स। तो सिमिलरली क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्रियन का रोल कम हो गया है जो पॉलिसीज़ हैं उन पर डिबेट्स करने के मामले में। आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इंटर के अंदर मैंने कुछ डेटा दिया है कि जो विंटर सेशन था 2024 वाला, उसमें लोकसभा सिर्फ 52% ही ऑपरेट कर पाई थी इतने दिन के लिए, और राज्यसभा सिर्फ 39% थी अपने स्केड्यूल्ड टाइम के। और ये चीज़ हाईलाइट करती है हमारे जो इंडिविजुअल MPs हैं उनके डिक्लाइनिंग रोल को। अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रखी थी किसने, हाउ फार। तो सिर्फ इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात नहीं करनी है आपको, इसके एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में तो बताना ही है, लेकिन इसके अलावा और अदर क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो MPs का रोल है वो कम हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या रोल रहा है MPs के डिक्लाइनिंग रोल में, और फिर अदर फैक्टर्स का क्या रोल है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या रोल है कि जो
थ्रेट है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो एमपीज़ को ये कंपेल करती है कि वो अपने पार्टी की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करें, और जिसकी वजह से वो उनके जो डिसेंटिंग प्रपोजल्स या फिर डिबेट्स होती है वो उनको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी इसी साल 2025 के टाइम पे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, तो उसको लेके काफ़ी सारे एमपीज़ के डिसेंटिंग सजेशंस थे, बट वो उन लोगों को विड्रॉ करने पड़े क्योंकि उनको थ्रेट था डिस्क्वालिफिकेशन का। सेकंड पॉइंट है कि फियर ऑफ डिफेक्शन पेटिशंस वो रिड्यूस कर देता है अटेंडेंस और डिस्करेज करता है एमपीज़ को फ्रॉम परस्यूइंग पॉइंटेड क्वेश्चंस, वीक कर देता है उनकी एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट को। थर्ड है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, उनकी जो पार्टी विप है वो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अप्लाई करती है और ये ओवरराइड कर देती है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रायोरिटीज़ को। फोर्थ है ये लो डिस्करेज करता है इंडिपेंडेंट वोटिंग ऑन कट मोशंस, बजट अमेंडमेंट्स, वीकनिंग, और ये वीक कर रहा है पार्लियामेंट का जो रोल है उस इन फाइनेंशियल स्क्रूटनी। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो लॉ है ये साइडलाइन कर देता है इंडिविजुअल की जो इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स है उनको। तो ये कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कुछ सिचुएशंस अराइज हुई हैं जिनकी वजह से एमपीज़ का रोल डिक्लाइन होने लग गया है। अब अदर फैक्टर्स भी हैं। अदर फैक्टर क्या है कि जो हमारे एमपीज़ हैं उनको लैक ऑफ पॉलिसी अवेयरनेस रहती है, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं या फिर नेचर ऑफ टेक्निकल इश्यूज। सेकंड है कि जो हाउस का साइज है वो बहुत बड़ा है और जो नंबर ऑफ सिटिंग डेज है वो कम हो गया है। थर्ड है हाउस के अंदर जो डिसरप्शंस है वो इंक्रीज होने लग गया है ड्यूरिंग फंक्शनिंग। फोर्थ पॉइंट है जो डिस्कशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिस्कशंस वो डेलीगेट किए जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को। और लास्ट पॉइंट है कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होने लग गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ वाले पॉइंट और कुछ अदर पॉइंट्स भी इंक्लूड किए हैं जिनकी वजह से जो हमारे एमपीज़ का इंडिविजुअल का जो रोल था उनका वो कम हो गया है। अब आप यहाँ पर क्या वे फॉरवर्ड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि जो प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल हैं उनके लिए आप स्पेसिफिक डेज़ को रिजर्व कीजिए और गारंटीड टाइम दीजिए उनको। सेकंड है कि आप एमपीज़ को अलाउ कीजिए कि वो उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा ओवर स्मॉल प्रोजेक्ट फंड वाया एन ऑनलाइन पोर्टल। थर्ड पॉइंट है कि आप एक प्री बजट पेपर ड्राफ्ट कीजिए, पब्लिश कीजिए बाई क्रॉस पार्टी एमपी ग्रुप। फोर्थ है कि जो क्वेश्चन आवर है उसकी लेंथ को आप बढ़ाइए और फॉलो अप को आप रिक्वायरमेंट मीन्स फॉलो अप कीजिए उसका ऑन कमेटी रिपोर्ट्स। और लास्ट पॉइंट है कि एक सिंपल स्कोर कार्ड बनाइए ईच एमपी के वर्क का और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट्स का और उसको पब्लिश कीजिए। देन मैंने कंक्लूड किया है कि जो 10th शेड्यूल है वो काफ़ी सालों से बना हुआ है, लेकिन उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन है उसकी प्रोविजंस का विद इन इवॉल्विंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स और चैलेंजेस वो वारंटी किया जाना चाहिए। तो इसके साथ हमारे जो चारों क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।